अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा राइट्स नॉवल। वीडियो देखने से पहले चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को करें प्रेस, ताकि आपको हमारे चैनल की आने वाली हर नई और मियारी वीडियो बर वक्त मौसूल हो सकें। अंशिया जो गहरी नींद में थी, अचानक खटके की आवाज़ से इसकी आंख खुल गई। इसने मंदी आंखों से दरवाजे की तरफ देखा, जहां से अर्शमान अंदर दाखिल हो रहा था। न जाने किस ख्याल के तहत इसने अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं। इसके कान इसके कदमों की आहट की तरफ ही मुतवज्जा थे। अचानक वॉशरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। अंशा ने अपना मोबाइल उठाकर देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे, मतलब कि वो तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठा था। थोड़ी देर बाद अर्शमान गिले चेहरे के साथ बाहर आया और अलमारी में से जाए नमाज निकालकर बिछाई और नमाज पढ़ने लगा। अंशा करवट के बल लेटी अपनी अध खुली आंखों से अर्शमान की सारी कार्रवाई को देख रही थी और मुँह ही मुँह सोच रही थी कि क्या ये सच में दुनिया के बाकी मर्दों से अलग है। इसकी नज़रें बार बार अर्शमान के वजू से तर चेहरे की तरफ जा रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये भी बाकी मर्दों की तरह है, जिसे सिर्फ औरत के जिस्म से मोहब्बत होती है। इसे इसके जज्बात और एहसासात की कोई फिक्र नहीं होती है। मुझे नहीं करना एतबार किसी पर, क्योंकि मैंने मर्द फितरत को बहुत ही अच्छे से पहचान लिया है। वो अपने दिल को टपटते हुए मन ही मन में बोली। वो अर्शमान को देखने में इस कदर बिजी थी कि इसकी नमाज ख़त्म होने तक का भी वो एहसास नहीं कर पाई। होश तो तब आया जब वो चलता हुआ इसके करीब आया। अंशा ने सख्ती से आंखें मींच ली ताकि इसे पता नहीं चले कि वो जाग रही है। अर्शमान झुका और कुछ पढ़कर इस पर फूंक मारी और नरमी से इसकी पेशानी पर अपनी मोहब्बत की पहली निशानी छोड़ी। अंशा तो इसकी हरकत पर कुछ पल के लिए हिल भी न सकी। मेरे दिलबर, मुझे पता है कि आप जाग रही हो, इसलिए अब अपनी आंखें खोल लो। अंशा अपने आप से जी भरकर शर्मिंदा हुई कि क्या ज़रूरत थी सोने की अदाकारी करने की। कौन सा जागने पर यह ऑफिसर इसको गोली से उड़ा देता। हाँ, पता है कि मैं जाग रही हूँ, तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं। वो अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए इस पर चाड़ दौड़ी। गुड, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मुझसे डरो नहीं, बल्कि मुझसे लड़ो झगड़ो, फरमाइशें करो। वेट ऑफिसर, मेरा तुमसे ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि मैं तुमसे फरमाइशें करूँ, और वैसे भी ये रिश्ता ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकने रहने वाला। वो तड़क कर बोली। सुबह ही सुबह इसकी रिश्ता ख़त्म करने वाली बात ने अर्शमान को अंगारों पर घसीट दिया और पल में ही इसका मीटर शार्ट हुआ था और लपक कर इस तक आया, जो आधी लेटी और बैठी कैफियत में थी। इसे खींचकर अपने रूबरू किया। मिसिस खान, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मेरी दस्तरस से रिहाई पाना नामुमकिन है, तो क्यों बार बार एक ही बात करके अपने आप को थकाती हो। अर्शमान काफ़ी हद तक अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए सर्द आवाज़ में बोला, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करूंगी इस रिश्ते से आज़ाद होने की, चाहे कुछ भी हो जाए, और तुम मुझ पर ऐसे रोब नहीं डाल सकते। मैं उसी शर्त पर आई थी। वो भी दूब दूब जवाब देते बोली, देखो, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत घुमाओ, वरना तुम्हारे लिए ही मुश्किल होगी। ऑफिसर, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। ओह रियली, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। वो इसके चेहरे पर गहरी नज़र डालते हुए बोला, हाँ, मैं नहीं डरती तुमसे 2 टके के ऑफिसर। वो निडर अंदाज में बोली। अचानक अर्शमान ने इसके चेहरे पर झुकते इसके होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में लिया और इसके बालों में अपनी उंगलियां उलझाई और ख़ुद को सैराब करने लगा। पहले तो अंशा को कुछ समझ नहीं आया, फिर होश में आते ही इसने अर्शमान के बालों को अपनी मुट्ठी में लेकर जोर से खींचा, जिससे अर्शमान बुलबुलाकर पीछे हट गया। ये क्या हरकत की तुमने, जंगली बिल्ली, अर्शमान ने बदमजा होते हुए कहा, लेकिन जब नज़र इसके चेहरे पर पड़ी तो थटक गया, क्योंकि अंशा का चेहरा खतरनाक हद तक सुर्ख हो गया था और इसकी आंखें इस हद तक सुर्ख थी कि मानो अभी खून छलक पड़ेगा। तब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये घटिया हरकत करने की। हाँ, वो गुस्से से इतनी ज़ोर से दहाड़ी कि एक पल को अर्शमान भी डर गया कि कहीं इसकी आवाज़ बाहर ना चली जाए। लिसन, मेरी बात सुनो, तुम ऐसा कुछ नहीं किया मैंने जो तुम इतना हाइपर हो रही हो।
अंशा ने एक जख्मी नज़र इस पर डाली और वॉशरूम की तरफ जाने लगी। अर्शमान ने इसका हाथ पकड़ लिया और बोला, सॉरी यार, ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हारी इजाज़त के बगैर ये सब किया। गलती नहीं, गुनाह है, वो अपने होंठों का मुसलसल रगड़ते हुए बोली। अर्शमान को एक बार फिर से गुस्सा आने लगा कि वो इसके प्यार और चाहत को गुनाह का नाम दे रही थी। तुम बार बार ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, जैसे मैं कोई लुटेरा हूँ। वो इसके चेहरे को हाथों में जकड़े गुस्से से धड़ा। वो जितना इससे नरमी से बात करने की कोशिश कर रहा था, ये लड़की उसे उतना ही गुस्सा दिला रही थी। वो बार बार इसके सामने बेबस हो रहा था क्योंकि वो इस पर अपना गुस्सा नहीं उतारना चाहता था। अर्शमान ने इसकी पेशानी से अपनी पेशानी टिकाई और अपनी गंभीर और सहराना आवाज़ में बोला, तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। तुम वो वाहिद हस्ती हो जिसके लिए मुझे नींद से महरूम रहने में कोई एतराज़ नहीं। सिर्फ तुम हो जिससे बात करते हुए मैं कभी थक नहीं सकता। तुम्हारे ख्याल ही मेरे लबों पर मुस्कुराहट बिखेर देता है। तुम वो वाहिद हस्ती हो जिसे खो देने का डर मेरी जान निकालने के लिए काफ़ी है। तुम वो हो जिसके साथ मुझे आखिरी आरामगाह तक सफ़र करने की ख्वाहिश है। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें दुनिया के हर मर्द से नफ़रत हो गई है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैं हर मुश्किल, हर परेशानी में तुम्हारे साथ हूँ। एक बार मुझ पर एतबार करके देखो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से इन तकलीफ़दा लम्हों को अपनी मोहब्बत से यूँ मिटा दूँगा कि जैसे वो कभी थे ही नहीं। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दुनिया के सारे रंग तुम्हारी इन बेरंग आँखों में भर दूँ, तुम्हारी अनकही बातों को भी गौर से सुनूं, अपनी सारी मोहब्बत तुम पर कुर्बान कर दूं और अपनी चाहत का तुम्हें इकलौता वारिस बना लूं। वह इसके कानों में मीठी सी सरगोशियां करते हुए बोला। अंशिया इसके सहर कर देने वाले अल्फाज में खोई रही और अचानक इसने अपनी नम पलकें उठाई और ज़ख्मी लहजे में बोली, मैं नहीं कर सकती एतबार किसी पर भी, क्योंकि ज़िंदगी ने मुझसे सिर्फ छीना ही है, चाहे वो मेरा मुखलिस रिश्ता या पसंदीदा चीज़, मेरी इज्जत नफ्स हो या मेरा गुरूर ही क्यों ना हो। इसलिए अब मुझे हर एक चीज़ से नफ़रत है, चाहे वो इंसान हो या चीज़ें हों, मेरा नसीब हो या फिर मेरे आंसू हो। इतनी सी उम्र में ज़िंदगी ने मुझे बेहिस बना दिया है। न जाने कैसे वो अपने दिल में छुपे दर्द को अर्शमान के सामने बाहर निकालने लगी और इसे एहसास भी नहीं हुआ कि वो क्या और किससे बोल रही है। होश में तब आई जब अर्शमान ने इसके गिर्द अपने बाजुओं का घेरा तंग करके इसे अपने नज़दीक किया और इसके बालों को सहलाने लगा, जैसे इसे एक तरह की तसल्ली दे रहा हो। अंशा ने निकलने की कोशिश की तो इसने घेरा और भी तंग कर दिया और इसके कानों के पास चेहरा करके गुनगुनाया, कभी साया बन के मेरे करीब रहना, कभी मुझसे लड़कर मेरे करीब रहना। मैंने खुदा से दौलत मांगी कब है, बस दुआ है कि फ़कत तुम मेरा नसीब रहना। अर्शमान ने शेर पढ़कर इसके माथे को चूमा और जॉगिंग के लिए बाहर चला गया। अंशा बुत बनी खड़ी रही। इसने अपनी पेशानी पर हाथ रखकर इसके लम्स को महसूस किया। इसका दिल एक अजीब लय पर धड़क उठा। अर्शमान जब भी इसके करीब आता और अपनी मोहब्बत का इजहार करता, अंशा का दिल चीख चीख कर इस पर एतबार करने को कहता, लेकिन वो नज़रअंदाज कर देती थी। अंशा को अपने बाबा के बाद अर्शमान ही ऐसा लगा जिस पर एतबार किया जा सके, लेकिन फिर वो हर बार इसे झिड़क देती थी। वो नहीं चाहती थी कि जब इसे सच पता लगे तो वह इससे नफरत करे, इसलिए वो इसे खुद से दूर रखना चाहती थी। नायरा की आंख आज शाह से पहले खुल गई थी, इसलिए वो जल्दी से तैयार होकर अंशा के पास जाना चाहती थी ताकि इससे ढेर सारी बातें कर सके। वो जल्दी से उठी और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। चारेस की आंख खुली तो इसने नायरा को अपने करीब नहीं पाया तो वह परेशान हो गया, क्योंकि नायरा इसके साथ ही जाती थी नीचे, वह इसके बिना नहीं जाती थी। अभी वो उठकर इसे ढूंढने के लिए बाहर जाता कि तभी क्लिक की आवाज़ के साथ नायरा दरवाज़ा खोलकर बाहर आई और मिरर के सामने आकर अपने बाल सुलझाने लगी। इसने पीच कलर की खूबसूरत कलियों वाला फ्रॉक पहनी हुई थी जिसमें वो बेहद प्यारी लग रही थी। शारेस बेड से उठकर इसके पीछे आ खड़ा हुआ। मुझे कबूल ये भी नहीं कि तुझे आईना देखे, तुझे तो मैं देखूं या मेरा खुदा देखे। चारेस ने इसके कंधे पर अपना चेहरा टकराते हुए शेर पड़ा, मैंने सुना है कि रब की इस कायनात में एक से बढ़कर एक हसीन चेहरे मौजूद हैं, लेकिन मेरी नज़रों को तो आपके सिवा कोई भाता ही नहीं है।
शारेज ने इसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरकर इसकी पेशानी पर नरमी से बोसा दिया। नायरा की पलकें हया से झुक गई और पल में ही इसका चेहरा सुर्ख हो गया। शारेज ने काफ़ी दिलचस्पी से इसके रंग बदलते चेहरे को देखा। इसे ये मंजर बहुत प्यारा लगा। अभी वो कोई शौक जसारत करता कि तभी इसके रोमांस का दुश्मन साहिल टपक पड़ा। अरे ओ लव बर्ड्स, अब बाहर तशरीफ़ ले आए। शादी तो इन दोनों की हुई है, लेकिन ये आप लोग किस खुशी में अभी तक अंदर मौजूद हैं? वो हमेशा की तरह नॉन स्टॉप बोलता चला गया। शारेज को इस वक्त जितना गुस्सा साहिल पर आ रहा था कि वह बताकर नहीं आ सकता था। हम चाहे जिस खुशी में अंदर मौजूद हों, ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है, और अब तुम जाओ, हम आ रहे हैं। शारेज इसे जल्दी से भगाते हुए कहा, लेकिन साहिल भी अपने नाम का एक। इसने जल्दी से नायरा का हाथ पकड़ा और चला गया और जाते हुए बोला कि भाभी तो तैयार हैं, इसलिए मैं उन्हें लेकर जा रहा हूँ। तब तक आप तैयार होकर आ जाएं। ये कहकर बिना इसकी सुने ये जा वो जा। शारेज तो दांत पीस कर रह गया। खाने की मेज़ पर सभी मौजूद थे। तभी तीजान ने सबको मुखातिब करते हुए कहा कि जैसा कि आप सबको पता है कि दोनों की शादियां जल्दी में हुई हैं और कोई बड़ा फंक्शन भी नहीं हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि शारेज और अर्शमान दोनों का वलीमा एक साथ रख दें। इस बात पर अगर किसी को कोई एतराज़ है तो हमें बता दें। सब ने नफ़ी में सर हिलाया सवाए शारेज के। क्या हुआ बेटा, आपको हमारे फैसले पर एतराज़ है क्या? अरे नहीं तीजान, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं तो बस नायरा की वजह से परेशान हूँ, क्योंकि नायरा ने अपनी शादी के लिए काफ़ी छुट्टियाँ की थी और अब भी वो कॉलेज नहीं जा रही है। इसकी पढ़ाई का नुकसान होगा और कुछ नहीं। हेलो, मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ। करना यह है कि एक शख्स को गाड़ी से टक्कर मारनी है। जान से नहीं मरना चाहिए, क्योंकि इसकी तरफ से मेरे काफ़ी हिसाब निकलते हैं। एक्सीडेंट काफ़ी सीरियस होना चाहिए। ओके सर, हो जाएगा। ओके। दूसरी तरफ से इतना कहते ही कॉल कट गई। तीजान की बात पर शारेज ने जब पढ़ाई का जिक्र किया तो नायरा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जो खुश थी कि अब पढ़ाई से जान छूटी और अब इसे कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा और ना ही वहाँ की गंदी लड़कियों से सामना होगा जिन्होंने इसको इतना तंग किया और रूम में भी बंद कर दिया था। लेकिन शारेज की बात सुनकर इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नायरा ने एक गज़ली नज़र शारेज पर डाली और उठकर अपने रूम में चली गई। इसने नाश्ता भी पूरा नहीं किया। शारेज तो परेशान हो गया कि इसकी बटरफ्लाई इससे नाराज़ क्यों हो गई और नाश्ता भी छोड़ दिया। अंशा ने जब शारेज को मुसलसल उसी तरफ देखा जहाँ से नायरा गई थी तो वो बोली कि नायरा इस तरह से उठकर इसलिए गई है क्योंकि इसको आपकी पढ़ाई वाली बात पसंद नहीं आई है। जब से इन लड़कियों ने इसके साथ वो रूम में बंद करने वाला प्रैंक किया है, वो दोबारा कॉलेज नहीं गई है और ना ही अब जाएगी। इसने मुझे पहले ही बता दिया था। और फिर सबके पूछने पर इसने कॉलेज वाला वाक़या बताया तो सभी को बेहद अफसोस हुआ। शारेज को तो बेपनाह गुस्सा आया कि इनकी हिम्मत कैसे हुई इसकी बटरफ्लाई को तकलीफ़ देने की। वो उठकर नायरा के पास जाने लगा ताकि इसकी नाराज़गी दूर कर सके। अंशा अपना नाश्ता मुकम्मल करके उठी और अपना ऑफिस बैग लेकर बाहर जाने लगी। इसने अपनी ज़रूरत का हर सामान रात को ही जहांदार से मंगवा लिया था। इसे बाहर जाता देखकर अर्शमान की मामा ने इसे पुकारा, बेटा आप आज के दिन ऑफिस जाओगी? आज तो आपकी शादी का पहला दिन है। इनकी बात पर अंशा रुक गई और किन अखियों से अर्शमान की तरफ देखा जो खाना खाने में इस तरह मगन था जैसे सदियों से भूखा बैठा हुआ हो। उफ, अब मैं इन्हें क्या जवाब दूँ? हमारी शादी कोई नॉर्मल शादी तो है नहीं जो इस तरह के चोंचले करें। वो मन ही मन बोली। इसे अर्शमान पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था जो इर्द गिर्द से बेनियाज खाने में मगन था। आंटी मैं नहीं जाती, लेकिन मेरी एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए मुझे जाना होगा। प्लीज़ आप माइंड मत करना, वो नर्म लहजे में बोली। अर्शमान ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। मुझसे बात करते हुए अंगारे चबाए रखती है और अब देखो कैसे बात कर रही है। बेटा आप मुझे आंटी नहीं मामा बोलो जैसे ये तीनों बोलते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारी भी मामा हूँ। इनकी बात पर इसकी आंखों में नमी चमकी जिससे वो बड़ी महारत से छुपा गई। ओके आंट, आई मीन मामा। गुड गर्ल, उन्होंने प्यार से कहा। अच्छा बेटा आप जाओ, आपको देर हो रही होगी। और फिर अंशा इनसे मिलते हुए ऑफिस चली गई। इसके जाने के थोड़ी देर बाद अर्शमान भी चला गया। शारेज जब रूम में आया तो नायरा को बेड पर लेटा हुआ पाया। इसे हैरानगी हुई कि नायरा इतनी जल्दी फिर कैसे सो गई। अचानक खामोश कमरे में इसकी सिसकियां सुनाई दी। शारेज तड़प कर इसके पास आया। बटरफ्लाई क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? वो इसे उठाते हुए बोला, लेकिन नायरा ने इसकी तरफ से चेहरा फेर लिया और सू सू करके रोने लगी।
शारे से इसका मुंह मोड़ना बर्दाश्त नहीं हुआ। इसने सख्ती से इसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और सर्द आवाज में बोला, बटरफ्लाई, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता आप मुझसे मुंह फेरें, चाहे वो नाराज़गी के इजहार के लिए ही क्यों ना हो। आज तो बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपने आइंदा ऐसा किया तो मैं आपको बहुत बुरी सज़ा दूंगा, वो जुनूनी अंदाज में बोला। इसकी सुर्ख आंखें इसके गुस्से का पता दे रही थी। नायरा इसकी सख्त पकड़ में कपकपा कर रह गई। इसके हाथों में शदीद दर्द हो रहा था, जिन्हें शारेस ने सख्ती से जकड़ा हुआ था। शाह, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ और गुस्सा आप कर रहे हैं, नायरा धीमी आवाज़ में मुनमुनाते हुए बोली। इसकी बात सुनकर शारेस को इसकी नाराज़गी याद आई। और मेरी बटरफ्लाई, मुझसे क्यों नाराज़ हैं? वो आप मुझे कॉलेज जाने के लिए बोल रहे थे ना, इसलिए। शाह, मुझे कॉलेज नहीं जाना प्लीज़। और आपको कॉलेज क्यों नहीं जाना? शाह, वहाँ पर बैड गर्ल हैं, उन्होंने मुझे रूम में बंद कर दिया था। मैं बहुत रोई, लेकिन उन्होंने नहीं खोला और वो मुझे बहुत तंग करती थी, और अब मुझे वहाँ नहीं जाना है शाह प्लीज़। अचानक नायरा शाह के गले लगकर रोते हुए बोली, हे बटरफ्लाई, आप रोना बंद करें, मैं कहीं नहीं भेज रहा आपको, ओके। वो इसका सर सीने से उठाते हुए बोला। इसने रो रो कर अपनी नीली आंखों का सत्यानाश कर दिया था। शारेस ने नरमी से इसकी आंखों को सहलाया और नरम आवाज में बोला, आपको पता है बटरफ्लाई, मैं आपको क्यों कॉलेज भेजना चाहता हूँ? इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ लिख कर एक काबिल और पुरएतमाद लड़की बने, ताकि कोई आपका फ़ायदा ना उठा सके और आप इस दुनिया का मुकाबला कर सके, क्योंकि ये दुनिया ऐसी ही है, ये डरे हुए को और डराती है। और रही बात कॉलेज की, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि कोई भी आपको परेशान अब नहीं करेगा। शारेस इसके बालों में उंगलियां फेरते इसे पुरसुकून करते हुए बोला, ठीक है, मैं जाऊंगी कॉलेज, लेकिन आप मुझे छोड़ने और लेने दोनों आएंगे, ओके। वो इससे वादा लेते हुए बोली, ठीक है, जैसा मेरी बटरफ्लाई बोले। अच्छा प्रिंसेस, अब आप मुझसे नाराज़ नहीं हो तो चलो एक अच्छी सी किस देकर गुड बाय बोलो मुझे ना। नहीं किस नहीं, मैं ऐसे ही आपको बाय बोल देती हूँ ना, प्लीज़। नहीं बटरफ्लाई, आपने मेरा इतना वक्त बर्बाद कर दिया है, तो सज़ा तो बनती है। शाह, आप अपनी बटरफ्लाई को सज़ा दोगे? नायरा क्यूट सा फेस बनाकर बोली, हाँ माय लव, मैं आपको सज़ा दूंगा, एक प्यारी और मीठी सी सज़ा। वह बोलते हुए झुका, इसके होंठों पर झुककर एक छोटी सी शरारत की और उठ गया, क्योंकि वह बहुत लेट हो गया था। बटरफ्लाई, ऐसे बाय बोलते हैं, अगली बार आप मुझे ऐसे ही बाय किया करेंगी, ओके? मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं करूँगी। शाह, आप बहुत गंदे होते जा रहे हैं, वो शर्माई लज्जाई सी बोली। शारेस इसके सुर्ख हया से लबरेज चेहरे को देखकर बेखुद हुआ और इसके चेहरे पर झुककर इसके एक एक नक्श को अपने होंठों से चुमा और इसकी पेशानी पर एक मोहब्बत भरा लम्स छोड़कर उठ खड़ा हुआ। प्रिंसेस, कल हम आपके कॉलेज जाएंगे, अब तैयार रहना, और अब इसके बारे में मैं ना सुनूं, इसने नायरा को कहा और फिर ऑफिस चला गया। नायरा चलती हुई मिरर के पास आई और इसमें अपने चेहरे को देखा, जो शारेस की शिद्दतों से सुर्ख हुआ पड़ा। इसने शर्मा कर अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। वो दिन ब दिन शारेस के करीब होती जा रही थी और इसकी शिद्दतों की आदी हो रही थी। इसे शारेस के छूने पर बुरा नहीं लगता था, बल्कि इसके करीब आने से इसका दिल एक अलग अंदाज में धड़कने लगता और इस पर हया अमेज कैफियत तारी हो जाती थी। खैर, जो भी था, अब वो इन सब की आदी हो रही थी। आसफ नियाजी मुसलसल मिलने वाली हार से पागल हो उठा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वह शमान को जान से मार दे। इसे अपने भाई पर भी गुस्सा था कि इसने इसे सस्पेंड नहीं करवाया। इसने सोच लिया था कि अब जो भी करना है इसे ही करना है। इसने किसी को कॉल मिलाई और इससे बात करने लगा। हेलो, मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ, करना यह है कि एक शख्स की गाड़ी को टक्कर मारनी है, और हाँ, वो जान से मरना नहीं चाहिए, क्योंकि एक तरफ मेरे काफ़ी हिसाब निकलते हैं। ओके सर, काम हो जाएगा, ओके। अर्शमान अपने कैबिन में बैठा मुसलसल अंशा के बारे में सोच रहा था कि ऐसा क्या हुआ है इसके पास में कि वो ऐसी हो गई है। इसके जहन के पर्दे पर बार बार इसकी काली गहरी आंखें जाहिर होती, जो हमेशा वीरान रहती थी। अर्शमान ने मिसम इरादा किया कि वो इस राज का हल निकाल कर ही दम लेगा। अभी वो और कुछ सोचता कि तभी इसकी कैबिन में बगैर इजाज़त के आसफ नियाजी दाखिल हुआ। इसे देखते ही अर्शमान का पारा हाई हो गया। मिस्टर नियाजी, क्या आपको नहीं मालूम कि किसी के कमरे में बगैर इसकी इजाज़त के दाखिल नहीं होते? ऑफिसर, तुम ये सब छोड़ो और हमारी बात सुनो।
तुम हमारे मामले से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारा वो हाल होगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। तुम आसफ नियाज़ी को अभी जानते नहीं हो, इसलिए इतना ईमानदारी का गाना गा रहे हो। मिस्टर आसफ नियाज़ी, तुम ये फजूल की धमकियाँ देना बंद करो, क्योंकि कुत्ते के भौंकने से शेर नहीं डरा करते। ऑफिसर, तुम मेरी बात ना मानकर बहुत पछताओगे, और मिस्टर नियाज़ी, तुम मुझे ये फजूल की धमकियाँ देकर पछताओगे। और फिर तनफन करता हुआ वो चला गया। सर, ये बहुत खतरनाक आदमी है, कुछ भी कर सकता है। कुछ नहीं कर सकता, बस ये गिद्दत भभकियाँ हैं, अर्शमान जमान कहते हुए एक बार फिर से इन फाइलों में बिजी हो गया। रात का खाना खाकर सब लोग लाउंज में बैठे थे जब दीजान, अर्शमान और शारेज की रिसेप्शन 3 दिन बाद का बताया। सब लोग परेशान हो गए कि इतने कम वक्त में इतनी सारी तैयारियां कैसे होंगी। सबसे ज़्यादा परेशान तो गुल थी कि इसने अपनी इतनी सारी शॉपिंग करनी थी, वो कैसे करेगी। दीजान ने कहा कि कल सारे घर वाले अपनी अपनी शॉपिंग कर लें। आज अर्शमान कमरे में ही सोया था, पता नहीं क्या सोचकर अंशा ने इसे बेड पर सोने की इजाज़त दे दी थी, शायद घर वालों का सोचकर। अभी अर्शमान को सोए थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी इसे अंशा की कराहते हुए आवाज़ सुनाई दी। वो उठकर बैठ गया और एक ही जुस्त में बेड पर लेटी अंशा के पास आया, जो मुसलसल हाथ पैर पटकते हुए कुछ बड़बड़ा रही थी। बाबा, वो फिर आ गया, वो फिर कुछ गलत करेगा। बाबा, आप वापस आ जाएं, आपकी अंशु को आपकी ज़रूरत है। वह मुसलसल बड़बड़ा रही थी। अर्शमान ने जब हाथ रखकर इसकी पेशानी चेक की तो वह बुखार से जल रही थी। अर्शमान इसकी हालत देखकर घबरा गया। इसने अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल की, वो आ जाए, लेकिन इसने कहा वो आउट ऑफ सिटी है। डॉक्टर ने बताया कि वो इसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखे, इससे अफाका होगा। और फिर अर्शमान पूरी रात इसके सर पर पट्टियाँ, और सुबह जाकर इसे कुछ अफाका हुआ था। सुबह जब अंशा की आंख खुली तो इसने अर्शमान को अपने सरहाने बैठा पाया, जिसके एक हाथ में पट्टी थी और दूसरा हाथ अंशा के बालों में था। तो क्या ये पूरी रात नहीं सोया? अंशा इसे देखते हुए बोली। खामोश रीडर्स, आप लोग अपनी चुप का रोज़ा तोड़कर एक आध कमेंट कर ही दिया करें, ताकि मुझे भी तो पता चले कि कौन कौन इस नावल को रीड कर रहा है।